आदाब, मैं हूँ वसअतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो। गुफ्तगू तो हमें एक आध टॉपिक पे और करनी थी, लेकिन पीडीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी नज़र कुछ वक्त हो गया। बहरहाल आपको शायद याद हो गुलालाई इस्माइल का नाम। ये नाम जो है सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो एक वाक़या हुआ था मई 2019 में बाराकहू इस्लामाबाद के इलाके में। फ़रिश्ता नामी एक बच्ची का अगवा और कत्ल हुआ था। उसके बाद मकामी लोगों का रिएक्शन हुआ। वहाँ गुलालाई इस्माइल ने जो है बहुत ही फायर ब्रांड किस्म की तकरीर की और फिर उन पे मुकदमा बना रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का और लोगों को तशद्दुद पे उकसाने का। उसके बाद गुलालाई इस्माइल जो हैं वो बैरून मुल्क चली गई खामोशी से और फिर अमेरिका में नमूदार हुई। इस दौरान हुआ ये कि जो इंतज़ामिया थी, गुलालाई तो उन्हें हाथ नहीं आई, तो उनके वालिदैन जो हैं उनको उन्होंने इस दायरे में शामिल कर लिया और उन पे दहशतगर्दों की माली मवानत का जो है वो इल्ज़ाम आयद किया। मुकदमा चला। सीटीडी और एफआईए की जो रिपोर्टें हैं उन्होंने भी छानबीन की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहरहाल दहशतगर्दों की माली मवानत का कोई सबूत नहीं मिला, बिलखुसूस गुलालाई इस्माइल के वालिदैन के हवाले से। तो अभी 2 जुलाई को अदालत ने गुलालाई और वालिदैन को बरी कर दिया, जो भी चार्जेस सेट हुए थे उनके ख़िलाफ़। लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही एक और मुकदमा इनके वालिदैन जो हैं उन पे बना दिया गया। वो है 2013 में जो पेशावर में चर्च धमाका हुआ था उसमें, और 2015 में जो पेशावर इमाम बारगाह में धमाके हुए थे उसमें दहशतगर्दों की मावनत का मुकदमा। गुलालाई इस्माइल के वालिद प्रोफेसर माहिर तालीम हैं, पढ़ाते हैं। वालदा जो हैं उनका भी तालीम से ताल्लुक़ है। तो प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल इस वक्त हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि इस वक्त मामलात आपके किस मरहले में हैं? वसला खान साहब, डान और आपके दोस्तों का आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे केस को उठाया। बुनियादी तौर पर जिस तरह आपने कहा कि इससे पहले ये इस वाक़या होने से पहले, ये फरिश्ता के वाक़या होने से पहले भी गुलालाई एकदम कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड में एक उनकी कांग्रेस में वो इन्वाइट मधु थी और वहाँ पर उसने कोई स्पीच भी की थी। जब वापस आई तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद फिर यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक मुजाहरा हुआ था। वहाँ से भी 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 70 ने वहाँ माफ़ी मांगी, 10 को जेल भेज दिया गया और गुलालाई को गायब कर दिया, जिसमें शिरीन मदारी साहिबा और फिर बाद में इमरान खान साहब की कोशिशों की वजह से 36 घंटे के बाद वो मखसूस हाथों के से निकल आई रात के 1 बजे। तो जब गुलालाई बाहर चली गई तो उस वक्त हम उसको बार बार कह रहे थे कि वो अपनी शौहर के साथ चली गई इस बात, और वहाँ से पता नहीं कहाँ गए हमें पता नहीं। लेकिन हमारे घर पर चापे पड़ते थे, 60-70 आदमी हमारे घर के अंदर दाखिल होते थे, सारी चीज़ों को इधर उधर कर लेते थे, कैमरे उठाए, लैपटॉप उठाए, सीसीटीवी कैमरे उठाए, और यहाँ तक कि मेरी छोटी बच्ची को जब वो हमारे घर के सामने चार गाड़ियाँ खड़ी होती थी, हमें फॉलो कर रही थी। मेरी छोटी बेटी जो सिविल इंजीनियर से फारिग हो गई थी यहाँ पर, उस पर वो उन्होंने कहा कि अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी शक्ल गुलाली से मिलती जुलती थी। मजबूरन हमने उसको भी उस खतरे से यहाँ से मुल्क से निकाल दिया। वो भी मुल्क से चली गई क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़िंदगी को खतरा था। इसके बाद ये हुआ कि जिस तरह आपने जिक्र किया, FIA में उन्होंने ये केस किया कि ये जो टेररिज्म का जो डिपार्टमेंट है कि अवेयरगर्स को, गुलाली के NGO को हिंदुस्तान से पैसे मिले हैं। हिंदुस्तान में एक इंटरनेशनल NGO जो कि अमरीकी फंडेड है, एहसाप उसका नाम है, फॉर सेफ एबॉर्शन पार्टनरशिप, इस तरह अलायंस फॉर सेफ, कुछ इस किस्म का नाम है। वहाँ से कुछ $3-4 उसको मिले थे स्टेट बैंक के जरिए। तो उन्होंने उसको लगा दिया कि हुकूमत ने $4,000 भेज दी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, और पाकिस्तान स्टेट बैंक के जरिए भेज दी। और फिर उसको उन्होंने 2013 में गाड़ी खरीदी, असला खरीदा। और कमाल की बात यह है, 7 साल हो गए एक टेररिज्म अटैक का, चर्च का। दूसरा जो है वो इमाम बारगाह का 5 साल हो गए।
अच्छा सर जी, इस 5 साल का इनको पता नहीं था कि किसने गाड़ी खरीदी, किसने खरीदी, क्यों दी, किसने? आज 2 जुलाई के बाद जब अदालत ने फैसला दिया और अदालत जज ने बहुत वाज़ेह तौर पर से कहा कि आप लोगों ने बांग्लादेश में किया, स्वात में किया, बलूचिस्तान में किया, खुदा की खातिर लोगों के साथ जुल्म मत करो, शहरियों को तंग मत करो, पुरम लोगों को तंग मत करो, और तुम्हारे पास तो उसने डिस्चार्ज कर दिया। तो इन्होंने कहा अच्छा केस बनाना क्या काम है? तो 7 साल पहले वाला केस, 5 साल पहले वाला केस, वहां जाकर उनके जो अपने प्राक्सी है जो कि टेररिज्म के लिए असलहा देते हैं, जो कि टेररिज्म के लिए गाड़ियां देते हैं, उनसे लिख के ले लिया अभी जुलाई में कि ये 7 साल पहले इस्माइल और उसकी बेटी गुलालाई आए थे और उनसे गाड़ी खरीदी, ये असला खरीदा। हम तो प्रोफेसर साहब आपको जब 2 जुलाई को FIA और CTD ने लिख के दे दिया था कि दहशतगर्दी की मावनत के जो इल्जामात हैं कुछ नहीं मिले हमें सबूत, तो ये नया जो पर्चा हुआ है ये दायर किसने किया है? ये इस तरह CTD ने नहीं कहा था। CTD तो कोशिश कर रही थी कि वो जो ATC तीसरी अदालत जो है उसने जो सारा उन्होंने चालान जमा किया कि उनको हिंदुस्तान से पैसे मिलते हैं, ये दहशतगर्द है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं, 120A 124B 7 और 7G7I टेररिज्म, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी, मुल्क दुश्मनी, मुल्क के खिलाफ साजिश करना। अच्छा ठीक है प्रोफेसर साहब, ये तो जाहिर है आपको अदालत ने बिल्कुल फ्री कर दिया, बरी कर दिया। सवाल ये है कि ये जो ताज़ा मुकदमा है ये किसी शहरी की तरफ से हुआ है या किसकी जानिब से हुए हैं? दोनों? नहीं सर जी, वो उसने जज ने डिस्चार्ज किया था, ये कैसे? तो उन्होंने जो केस के आपके पास सबूत नहीं है इस बुनियाद पर, और अगर आपके पास सबूत हो तो फिर आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, उसमें ये बात हुई थी। तो अलबत्ता FIA ने जो रिपोर्ट लिखी है, FIA ने कहा है कि हमारा इस पर हमने कोई चीज इनके खिलाफ गलत नहीं पाई है और हम इनको बरी करते हैं। FIA ने ये लिखा है। तो उन्होंने 2 जुलाई के बाद जुलाई के महीने में CTD जाकर लोगों से मिली, और जहां पर हम कहीं 20 साल पहले रहे हैं, 10 साल पहले रहे हैं, वहां पर मालिक खान किराए पर जब हम पेशावर में रहे हैं वहां से लिया कि इनके पास गुलालई और उसकी माँ उजले पर इस्माइल और उसका बाप तीनों मिलते थे, उसके पास मशकूक लोग आते थे और ये उनको पैसे देती थी और उनको असलहा देती थी और ये टेररिज्म करते थे। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, एक चीज़ तो जब ये वाक़यात हुए तो आप अमेरिका में थे और आपने दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरों में शिरकत भी की और अलल ऐलान उसको जो है मजम्मत भी की। दूसरी बात यह है कि अब आपका लाए अमल क्या है? क्या आप पेशावर हाई कोर्ट में अपील करेंगे जो कुछ हो रहा है? ये केस ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में हमने इस FIR की क्वेश्चन के लिए रिट पिटीशन दाखिल की है, जिसकी 15 तारीख को लगी हुई है। इसके अलावा जो नया उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है, इसके खिलाफ भी हम पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वक्त की कमी की वजह से जाहिर है कि हम आपको इंटरप्ट करें, लेकिन बुनियादी बात जाहिर है कि आपने समझा दी कि केस किस मरहले में है आपका। प्रोफेसर इस्माइल साहब, वी आर वेरी ग्रेटफुल। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। पिछले महीने के आखिर में वफाकी काबीना ने 94 ज़िंदगी बचाने वाली यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतों में 20 से 100% इजाफे की मंजूरी दे दी थी। मकसद ये बताया वज़ीर आज़म के जो मुशीर सेहत हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने कि इसका मकसद है इन दवाओं की किल्लत पे काबू पाना, क्योंकि ज़्यादातर दवाओं की कीमतें पिछले 10 बरस में नहीं बढ़ी, चुनाचे कंपनियों ने नुकसान के सबब उनमें से बेशतर को बनाना बंद कर दिया है, लिहाजा किल्लत हो गई है और लोगों का दारोमदार महंगी स्मगल्ड दवाओं पे बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत इन कंपनियों पे दबाव नहीं डाल सकती, डंडे के ज़ोर पे कीमतें कम नहीं रख सकती, क्योंकि इनके पास दवाओं की पैदावार बंद करने के कई रास्ते और कई बहाने होते हैं। लिहाजा रियलिस्टिक फैसला यही है कि दवाओं की कीमतों में रैशनल इजाफा किया जाए। हमारे साथ इस वक्त अखबार-दी न्यूज़ के सहाफ़ी और हेल्थ रिपोर्टर वक़ार भट्टी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इसी फील्ड में जो है अपनी उम्र खपा दी है। वक़ार भट्टी साहब, ख़बरें बड़ी तशवीश ज़दा थी शुरू में कि जी हुकूमत ने 250% तक इजाफा कर दिया और ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे ज़ाहिर जुल्म की दास्तानें शुरू हो गई। तो ये वाकई आवाम के साथ ज़्यादती है या आधी ज़्यादती है या बिल्कुल ज़्यादती नहीं है?
बहुत शुक्रिया वसतुल्लाह खान साहब, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया आने का। देखिए, मैं एक सहाफ़ी हूँ और बहैसियत सहाफ़ी मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ों की कीमतें किसी भी मुल्क में नहीं बढ़नी चाहिए। एक तो खाने पीने की अशिया की और एक दवाओं की। बदकिस्मती इस मुल्क में यह है कि पिछले 10 सालों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 200 से 300% तक इजाफा हुआ है। अभी मैं चंद दिन पहले एक बेकरी में गया जहाँ से मैं जो केक 120 रुपये का लेता था वो मुझे 210 रुपये का मिला। तो आटे का 75 रुपये किलो आटा हो, चीनी हर चीज़ आपको जी। यही सूरत हाल दवाओं की है। लेकिन दवाओं को की कीमतें जो हैं वो आटा, चीनी, दाल, चावल की तरह नहीं बढ़ाई जा सकती। इसका एक मैकेनिज़्म है और मैकेनिज़्म आपने ख़ुद कहा कि कैबिनेट तक जाता है मामला और कैबिनेट उसको अप्रूव करती है। ये जो दवाओं को बढ़ने के हवाले से जो एक पूरा शोर मचा हुआ है, ये ज़्यादातर ये पॉलिटिकल है, मतलब सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग है। अगर अपोजिशन को ये मिल गया है तो अपोजिशन इसको ज़ाहिर सी बात है खेलेगी इसको। हकीकत क्या है, मतलब इसकी एक्चुअल क्या ज़्यादती है या ये होना ही था, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट दी जा रही है। देखें, जो मैं ज़ाती तौर पे समझा हूँ वो ये है कि ये 94 मेडिसिन हैं, 94 दवाइयाँ जिनको हार्डशिप केसेस कहकर इनका इजाफा किया गया है। हार्डशिप केसेस वो होते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दवा उसमें इतनी बढ़ जाए कि वो कंपनी को वारा ना खाए बनाने में और वो उसको बनाना बंद कर दे और वो कहे कि या तो हमें इसकी कीमत बढ़ाने की इजाज़त दो वरना हम इसको बंद कर रहे हैं। तो इसमें कई अद्वियात ऐसी हैं, जैसे मैंने एक दवा का मुझे पता है एसिटाजोलामाइड, ये सियाचिन पे जो हमारे फ़ौजी सर्व कर रहे हैं उनको ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए ये दी जाती है। तो इसकी कीमत पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी थी। कंपनी ने बनाना बंद कर दी, उन्होंने कहा जी हम ये नहीं बनाएंगे अगर आप इसकी हमें कीमत नहीं बढ़ा के देंगे। तो ये 1.5 साल से ये मामला पेंडिंग में था। कोर्ट कुछ दवाइयों के मसाइल ये थे कि कोर्ट से उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था। कोर्ट रेफ़र करती है हुकूमत को कि आप इस पर फैसला करें, या तो बंद कर दें या फिर जो है बढ़ाएं इस पर। तो कैबिनेट ने बहालत मजबूरी, जाहिर सी बात है कि उन्हें लोगों को अद्वियात की फराहमी यकीनी बनानी है तो उन्हें ये बढ़ाना पड़ा। मैं इसमें ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, पिछले 2 साल में डॉलर की कीमत में आपको इजाफा खुद पता है 100 से 70% तक चला गया, जंप मारी। बिजली की कीमतें जिनसे ये मशीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों बढ़ गए। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपको मैं ये हैरानकुन बात बताऊं कि पाकिस्तान में बनने वाली अद्वियात का जो रॉ मटेरियल है 100% इम्पोर्ट होता है। API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो, पैकिंग मटेरियल, इसका गत्ता जिसमें आप ये डब्बा है हाँ। ये भी बाहर से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता। अब जो अगर उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ये कहते हैं जी हमें, इस वक्त हो ये रहा है कि कई अद्वियात मार्केट से गायब हो गई हैं, एपिलिप्सी की, न्यूरोलॉजी की, साइकेट्री की। यहाँ तक आपको मैं बताऊँ कि जेनिक्स नाम की एक दवाई है, 400 रुपये की उसकी रिटेल है, मार्केट में 4000 रुपये की मिल रही है और सऊदी अरब स्मगल होती है, पूरे मशरक़ वस्ता में 8000 की 12000 की वहाँ बिक रही है। यहाँ से कंटेनर के कंटेनर बाहर जा रहे हैं क्योंकि सस्ती होती है, वहाँ पे महंगी मिलती है। रिवोट्रिल एक न्यूरोलॉजिकल मेडिसन है, साइकेट्री में यूज़ होती है, मार्केट में नहीं मिल रही क्योंकि उसकी बहुत कम कीमत है, रिटेल में मिल रही है, वो बाहर स्मगल हो रही है। तो अगर जो है हम इसको रैशनली नहीं सोचेंगे तो ये हमारे यहाँ अद्वियात ख़त्म हो जाएंगी, बनना बंद हो जाएंगी, हमारे लोगों को मुश्किल पेश आएगी। तो बॉटम लाइन है कि फैसल सुल्तान साहब जो कह रहे हैं उसमें वजन है आपकी नज़र में। एक वक्फा लेते हैं तो फिर उसके बाद बात चलेगी। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और अब तक का जो नतीजा अभी तक जो निकला है शो में वो ये है कि ये होना ही था, बल्कि ये जो प्रोसेस है ये पिछले कई सालों से रुकी हुई थी और अगर ना बढ़ाया होता तो अभी शायद ये अद्वियात आप हासिल ही ना कर सकते, मार्केट में होती नहीं क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स इनको बनाना ही बंद कर देते। अब इससे सवाल बनता है सर कि अब माना कि ये होना था, लेकिन ये एक बड़ी क्रूशल चीज़ है, जैसे आपने कहा कि 2 चीज़ें हैं, खाने की
जो कीमतें होती हैं फूड प्राइसेस और मेडिसिन प्राइसेस, किसी ना किसी तरह तो इसके ऊपर कोई कैपिंग या कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस तरह आप नहीं कर सकते कि एक ही दफ़ा आपने प्राइस रोक ली क्योंकि फिर वो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। तो क्या तरीका है? सब्सिडी का भी बताइएगा, हो सकती है अगर कोई। जी देखिए, ये बात सिंध की जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर अज़रा पिचोहू, उन समेत बहुत सारे लोगों ने ये फेडरल गवर्नमेंट को पहले भी रिकमेंडेशंस दी हैं और ये मैन्युफैक्चरर्स खुद भी कहते हैं। देखें, दो तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दें। उसमें तरीका ये होता है कि आप सब्सिडाइज रेट पे इनको इलेक्ट्रिसिटी दें, ठीक है, गैस दें, सही है। जो आप इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज़ हैं वो कम कर दें, वेव कर दें, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक इनडायरेक्ट फ़ायदा है। एक नुकसान तो ये है कि जब आप ये ड्यूटीज़ कम करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको रेवेन्यू में कम हो, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इससे आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान की कुछ कंपनियां तकरीबन 15-20 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर रही हैं फार्मास्यूटिकल। तो अगर ये हमें से मुराद ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये सब्सिडीज़ देती हैं, तो उससे होगा ये कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि हमारी कंपनियां यहाँ से बांग्लादेश और श्रीलंका जा रही हैं, क्योंकि एक तो उनको प्राइसिंग अच्छी मिल रही है वहाँ पे, दूसरा ये कि वहाँ पे उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रही है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। जी हाँ, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के वहाँ कर रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले टेक्सटाइल हमारा गया और अब फार्मास्यूटिकल जा रहा है। अगर ये चला गया तो जिन दवाइयों पे हम रो रहे हैं कि हमें 100 रुपये की या 200 रुपये की मिल रही है, वही हमें 500, 600, 1000 रुपये की मिलेगी, क्योंकि वो इम्पोर्ट होके आ रही होगी। तो इससे पहले बेहतर है कि इसको रैशनलाइज किया जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात सर, जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो दवाइयाँ फ्री में देती हैं अपने अस्पतालों के ज़रिए लोगों को। सिर्फ कराची के जिना अस्पताल का दवाइयों का बजट 90 करोड़ है, 90 करोड़ यानी कि 900 मिलियन रुपीस का। सिविल अस्पताल का 100 अरब का बजट है। अब आप 100 करोड़ का 100 करोड़ का 1 अरब का। अब आप इसको आगे ले जाएं। इस वक्त पूरे मुल्क में जो पब्लिक सेक्टर पे जो स्पेंडिंग है, सिंध में 115 अरब रुपए की स्पेंडिंग होती है और उसमें तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए की अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। बदकिस्मती से मैं अगर जिना अस्पताल या सिविल अस्पताल या कहीं जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे दवा लिख के दी जाती है, मुझे बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। अगर गरीबों को ये अद्वियात जो हैं अस्पतालों में जो कि जिनके पैसे रखे जाते हैं वो उनको मिलना शुरू हो जाए तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है कवर हो जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में अब वक्त आ गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस को शुरू किया जाए। पूरी दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस होती है। अब सेहत इंसाफ कार्ड आपने केपी में शुरू कर दिया है। एक मज़दूर भी 10 रुपये दे सकता है, आप उनको दें, ये इंश्योरेंस करें। 25% लोग जो हैं वो जाएंगे, अवेल करेंगे, बाकी से ये कवर हो जाएगा। समझ गया। तो ये पूरी साइंस है ये, लेकिन इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत कम टाइम ना सिर्फ आपने हमें मसला समझा दिया, आपने मसले के हल एक भी नहीं बल्कि तीन हल दे दिए। ये मतलब थैंक यू वेरी मच, ये होती है महारत। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।